नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम थर्ड वेव आई कैसे होगी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। 16 जुलाई को जब स्कूल खोले जा रहे थे तब शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल प्रशासन तक यह दावा कर रहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है, कोविड के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन स्कूल ने नियमों का पालन कितनी शिद्दत से किया, हमारी रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। स्कूलों में ली कोरोना ने एंट्री, 6 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कहां हुई स्कूल प्रशासन से चूक, क्यों बरती गई नियमों में लापरवाही। अभी प्रदेश में स्कूल खुले ठीक से 15 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि जाखल के स्कूलों से बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है, या यूं कहें कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। 16 जुलाई को जब स्कूलों को एक बार फिर से बच्चों के लिए खोला जा रहा था तो शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन कोविड की तैयारियों को लेकर छाती ठोक रहा था। कह रहा था, हम तैयार हैं स्कूल खोलने के लिए, बच्चे तैयार हैं स्कूल आने के लिए, कोरोना को आने दो, हम देख लेंगे। हमने स्कूलों के दरवाजे पर ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है कि कोरोना उसे पार करेगा तो भस्म हो जाएगा। कोरोना भस्म होता या ना होता, लेकिन शिक्षा विभाग और स्कूल प्रशासन के दावे जरूर भस्म हो गए। अब वो भस्मासुर कौन था जिसने लापरवाही बरती और जाखल के 2 गांव गुल्लरवाला और करंडी में 3-3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। सीएससी जाखल के पीएससी म्योंग में के गांव गुल्लरवाला और करंडी गांव में 6 बच्चे पॉजिटिव आए। हमने जो गुल्लरवाला गांव में 55 बच्चों के सैंपल लिए थे, जिसमें 3 बच्चे पॉजिटिव आए, और करंडी गांव में हमने 100 बच्चों के सैंपल लिए थे। वो स्कूल के बच्चे हैं और उनमें से भी 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल हुआ यूं कि स्कूलों के खोले जाने के 14 दिन बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आदेशों पर स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के कोरोना टेस्ट किए। सोचा कि स्कूल खुले 2 हफ्ते हो गए हैं, देख लिया जाए कि स्कूल प्रशासन कोरोना को लेकर गंभीर है या नहीं। बस कोरोना की जांच को कराया और क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या स्कूल प्रशासन और क्या शिक्षा विभाग, सभी के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि 2 स्कूलों में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नोडल अधिकारी ने बताया कि गुल्लरवाला में 55 बच्चों के सैंपल लिए गए, जिनमें 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। करंडी गांव में 2 बच्चों के सैंपल लिए गए, उनमें भी 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। अब प्रशासन परेशान है, अलर्ट मोड पर है। अब आगे की तैयारियों को करते हुए स्वास्थ्य विभाग छात्रों समेत स्कूल के स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराने की तैयारी में है। साथ ही स्कूलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल अगले आदेशों तक स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। हम आगे स्कूल को सैनिटाइज करके और पूरे स्टाफ और स्कूल के बच्चों का पूरा का सैंपल लेंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। जब स्कूलों को खोला जा रहा था तब हर एक स्कूल का स्टाफ यही कह रहा था कि वे कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखेंगे। बिना मास्क के न कोई छात्र स्कूल में एंट्री ले सकेगा, न ही स्कूल स्टाफ बिना मास्क के रहेगा। स्कूल में एंट्री से पहले छात्रों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और छात्रों का टेम्परेचर स्कूल के गेट पर ही चेक होगा और जिस छात्र का टेम्परेचर ज्यादा पाया जाएगा उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब गेट पर ही टेम्परेचर चेक हो रहा था तो आखिर कैसे कोरोना की एंट्री स्कूल में हुई, और अगर छात्रों की संख्या बढ़ती है तो सरकार और प्रशासन की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि ये वो छात्र हैं जिन्हें अभी तक भी कोरोना की पहली डोज तक नहीं लगी और तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए जाखल से पवन अरोड़ा की रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि जिस तरह से थर्ड वेव की आहट दिखाई दे रही है, खास करके जाखल में हमने देखा कि 2 सरकारी स्कूल में 6 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया है, क्योंकि वैक्सीन अभी बच्चों के लिए आई नहीं है और ऐसे में बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो क्या यह जल्दबाजी में फैसला लिया गया था? आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के अपने गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं। विकास यादव शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर स्वागत है आपका। और राजदीप यादव अभिभावक संघ से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सर राजदीप यादव जी, आप अभिभावक संघ से हैं,
सवाल यह है कि जिस तरह से स्कूल अभी हम खास करके अगर बात करें तो जाखल में जो कि हमने देखा कि कैसे अभी 15 दिन ही स्कूल खुले हुए और 6 बच्चे जो हैं उसमें कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या लगता है आपको, क्या इसको लेकर अभिभावकों में किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? अभिभावक क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल खोलने का निर्णय कुल मिला के तो सही है, लेकिन अभिभावकों को भी ये देखना चाहिए, जो बच्चे अगर पॉजिटिव पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी या तो तबीयत कुछ खराब रही होगी या कुछ मतलब अगर अभिभावकों को पहले ही पता लग रहा है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको ना भेजें। पहली बात तो ये है। दूसरा, स्कूल में भी पूरे नॉर्म्स फॉलो करें, कम से कम अगर टेम्परेचर और सारा कुछ चेक हो रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट ये भी नहीं कर सकते हम कि स्कूल ना खोलें तो कब तक, आखिर 2 साल हो गए हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कहीं ना कहीं तो हमें एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो स्कूल खोलने का डिसीजन तो सही है, बट अभिभावकों को भी और स्कूल में जो कोरोना के लिए प्रोटोकॉल है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, विकास यादव भी हैं, शिक्षाविद हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी, सवाल यह है कि 1.5 साल तक बच्चों के स्कूल खुला नहीं है। खास करके अगर बात करें तो 1ली से 5वीं तक तो बिल्कुल नहीं खुला, जो 6ठी से 8वीं तक खुला और उसके बाद से 9वीं से 12वीं तक के भी स्कूल खुले। लेकिन अब जिस तरह से स्कूल खुले हैं उसके बाद से अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपको आपके चैनल के थ्रू अपने विचार रखने का मौका मुझे यहां से मिल रहा है। आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है और ये बिल्कुल सवाल उठता भी है कि इतनी एहतियात बरतने के बावजूद जब सरकार ने इतने सारे एसओपीज बनाए थे, और पहले की डिबेट में भी मैंने डिस्कशन किया है कि एसओपीज हैं वो पेपर पे धरी की धरी ना रह जाए, वो स्कूलों में इंप्लीमेंट कितनी होंगी, खास देखने वाली बात यह जरूरी है। और हुआ भी वही जो एसओपीज गवर्नमेंट ने बनाई थी। मुझे ऐसा लगता है ये स्कूल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, हमने भी बच्चों को लापरवाही करने का मौका कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में घुस पाए। और हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी पेरेंट की भी यहां पर बनती है। अगर बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसको स्कूल में नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर वो पहुंच गया तो स्कूल ने कहां पर कदम उठाए। तो स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे स्कूलों में देखता हूं, आप भी हाईवे के ऊपर चलती बसेस को देखते होंगे, बच्चे बहुत कम मास्क लगा रहे हैं। और जब तक हम इन एहतियातों को नहीं बरतेंगे, जब तक हम इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ पेपर पर रह जाएंगी। और हरियाणा न्यूज ने स्कूल खुलने के बाद दिखाया भी कि कैसे नियमों की धज्जियां स्कूल में उड़ रही थी। जब यह कहा गया था कि 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलना है, तो बहुत से ऐसे स्कूल थे जहां एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हुए थे। बिल्कुल। डॉक्टर नेहा गुप्ता भी संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। मैम, सवाल जी, सवाल यह है कि जिस तरह से स्कूल अब प्रदेश में खुल गए हैं, करीब 15 दिन हो गए, और उसके बावजूद 2 जो स्कूल ऐसे हैं जाखल में जहां पर 6 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि बच्चों में ज्यादा जो है वो संक्रमण की दर ज्यादा होती है, या क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी बच्चों को? देखिए, ऐसा है कि कोविड से हमें ये तो पता चला है कि ऐसा नहीं है कि ये बच्चों में ज्यादा होगा और बड़ों में कम होगा। ये किसी को भी हो सकता है, और क्योंकि ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, बूढ़ों में भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा ही इन्फेक्शियस है। तो इसलिए हमें जो सावधानियां हम अभी तक बरत रहे हैं उसको हमें बरतना चाहिए, नहीं कि ढील दे दी जाए। इसके अलावा आई थिंक इस टाइम पे, क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं आई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनको हम अभी बचा के रखें। एटलीस्ट जब तक उनकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, मेरे ख्याल से अभी मतलब स्कूल वगैरह में थोड़ी सी पाबंदी होनी चाहिए। स्कूल में थोड़ी पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन क्या एक तरफ तो एसओपी जारी है स्कूलों के लिए, क्या नियम जिस तरह से टूट रहे हैं स्कूलों में, खास करके हमने भी पहले कई खबरें हरियाणा न्यूज ने दिखाई है कई स्कूलों से जहां पर कि बच्चे एक बेंच पे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और बगैर मास्क के, यहां तक कि टीचर भी बगैर मास्क के हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहां लापरवाही हुई है?
या हो रही है पूरे प्रदेश में? अभी तो सिर्फ 2 स्कूलों का ये मामला है, अगर पूरे प्रदेश के स्कूलों में अगर जांच कराई जाए कोविड टेस्ट, तो हो सकता है कि और भी मामले ज्यादा निकल कर आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से खासकर बच्चों में पूरी तरह से ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, ये मतलब ये इसकी अपेक्षा करना बहुत ही थोड़ा गलत ही माना जाएगा। ऑल्दो वो मास्क पहनते हैं, बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए अभी फिलहाल अगर थोड़ा सा हम ऑनलाइन क्लासेस को ही थोड़े दिन और मतलब चालू रखेंगे जब तक एटलीस्ट वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि सरकार ने ये ऑप्शन दिया है, चाहे तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करे या ऑफलाइन पढ़ाई करे। ठीक है मैम। लगातार विकास यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं, शिक्षाविद हैं। विकास जी, जैसे हमने पहले बात की, आपने भी कहा कि एसओपी जो है वो सरकार की तरफ से जारी है, सारे गाइडलाइंस जारी हैं और उसका फॉलो करना चाहिए। लेकिन हरियाणा न्यूज ने ही खुद प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें दिखाई, स्कूल से ऐसी स्टोरी कवर कराई स्कूल खुलने के बाद कि वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खुद जो वहां पर जो टीचर थे स्कूल में, वो बगैर मास्क के बच्चों का क्लास ले रहे थे। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बगैर मास्क के एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए थे, 2 बच्चे बैठे हुए थे। सर देखिएगा, अगर हम चीजों को थोड़ा सा डीप में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे ना, तो अब एक टीचर मान लीजिएगा, अब काफी सारे निर्देश आए थे। निर्देशों की तो मैं बात उस दिन भी यही कर रहा था जब आपके न्यूज चैनल के थ्रू पहले के प्रोग्राम्स में हम डिबेट्स में शामिल हुए थे कि गवर्नमेंट इन चीजों को इंप्लीमेंट कितना करा पाती है। सो अब एक टीचर को 4 घंटे 3 घंटे स्कूल में पढ़ाना है, वो तो 3 घंटे मास्क लगा करके, क्योंकि उसका क्लास साइज बड़ा है, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी भी मजबूरी है क्योंकि वो मास्क से बच्चों को सुन नहीं पाता है। उसको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती, तो क्या करता है, अपना मास्क हटा देता है। सो रीजन इज कि पर ये कोई तर्क थोड़ी है सर, तर्क नहीं है, मैं आपको एक ह्यूमन बिहेवियर बता रहा हूं। जो ऑफिस में लोग काम करते हैं वहां वो 8 घंटा लगाते हैं, मेट्रो में सफर करते हैं 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वो लगाते हैं, 12 घंटा लगाते हैं। सर लगाना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूं लगाना चाहिए, लेकिन वो लगाता है या नहीं लगाता है, मैं उसका कारण बता रहा हूं। वो हटा क्यों देता है उसको? अब उसको घुटन होती है तो उसको हटा देता है क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है। अब क्लास में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, अब बच्चे शरारत भी करते हैं, बोलते तो माइक से भी तो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अगर हर स्कूल में माइक उपलब्ध नहीं है, व्यवस्था तो करनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार सपोर्ट कहां करती है? अब स्कूल के पास मान लीजिएगा फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें नहीं दे सकता, तो अब वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देता है, जो कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन इसमें स्कूलों को आगे आकर के दिशा निर्देश की पालना करके तो ही स्कूल खोलने चाहिए। अदरवाइज अगर संक्रमण स्कूल में फैल गया तो फिर से हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद। ठीक है राजदीप जी, जब स्कूल खुलने का समय आया था उससे पहले हम लोगों ने अभिभावकों से भी बात की थी, और उस समय कई ऐसे अभिभावक थे जो ये बार बार कह रहे थे कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। उन्हें इस बात की भी तकलीफ थी कि ऑनलाइन की वजह से उनके बच्चों की जो लेवल होनी चाहिए थी पढ़ाई की वो नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि वो बच्चों को भेजने से डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि उनके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है। ऐसे में अभिभावक संघ क्या सोचता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? सर जहां तक ऑनलाइन क्लासेस का सवाल है, जाहिर सी बात है, जो फिजिकल जब टीचर पढ़ाता है क्लास में उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कभी भी ऑनलाइन का कंपेयर नहीं कर सकते हम। हाँ ये है कि जब तक स्कूल नहीं खुल रहे हैं हम एक एज ए ऑप्शन इसे ऑनलाइन क्लास का ले रहे हैं। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी सर भी कह रहे हैं, रादर देन के फुल स्ट्रेंथ जैसे 50% की हम बात कर रहे हैं, उसको ही ऐसे इंप्लीमेंट किया जाए कि 4-4 घंटे किया जाए या 3-3 घंटे किया जाए। तो जो बच्चे जैसे किसी स्कूल में बस से आते हैं तो लेट से कि उनको एक अलग बैच में बना दिया जाए, और जो पास के बच्चे हैं जो खुद आते हैं तो उनको ऐसा कुछ करके सेग्रीगेट करके अगर हम क्लासेस को अलग अलग उसमें लें तो एकदम से लोड भी नहीं आएगा स्कूल में कि स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है। और अभिभावक एक्चुअली अभी सब लोग चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। सर एक क्या होता है कि एक जब हम बात करते हैं व्यवहारिक, वो बातें कुछ और होती है, और जो निर्देश आते हैं उसको जमीनी स्तर पर जो उतारना होता है वो बातें कुछ और होती है, और जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल प्रशासन की। लेकिन
कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन से लापरवाही हो रही है और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली कोरोना को अगर हम स्टार्टिंग से देखें, जब भी हमें थोड़ा ये लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है या कहीं से न्यूज़ आती है कि वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ गया, तो हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही केसेस कम हो गए, जैसे ही हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ अब तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सभी के साथ है, इट्स ए ह्यूमन नेचर, सब जो है थोड़ा उसको लाइटली ले लेते हैं और वहीं पे चूक हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की हैं या जो भी एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। अब अगर उसको नहीं करेंगे और फिर केसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें तो फिर जिम्मेदारी उनको कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। नेहा जी, जिस तरह से मामले फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, खास करके अगर देश भर में देखें तो 40,000 से आंकड़े जरूर नीचे रहते हैं, कभी 40 से ऊपर चले जाते हैं, 50 से नीचे मामले रहते हैं, लेकिन हर दिन कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, और इसी तरह से प्रदेश में भी है। मामले जो है, नए मामले फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है? क्योंकि दूसरी लहर की तबाही हम लोगों ने देखी है। जी बिल्कुल। देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि ये तीसरी लहर की आहट है कि नहीं है। अभी फिलहाल जो कंसेंसस है ये यही है कि अभी ये दूसरी लहर ही चल रही है इस तरह से। और कुछ प्रदेशों में केसेस हर जगह ये हमारे पूरे देश में 40 के आसपास ही आंकड़े आ रहे हैं, इससे कम नहीं हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि बिल्कुल मतलब कुछ क्षेत्रों में जैसे केरल वगैरह में अभी भी बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं केरल में। आधा, समझ लीजिए देश भर का आधा मामला सिर्फ केरल में है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन लगातार था। हो सकता है कि उतने लोग अफेक्टेड नहीं हुए जो कोविड का हमारा सेकेंड पीक आया था, जितने की दूसरे क्षेत्रों में हो गए। जैसे कि दिल्ली या मुंबई में बहुत ही तेजी से कोविड का संक्रमण बढ़ा और बहुत ज्यादा लोग बहुत कम समय में अफेक्टेड थे। वेयर केरला में बिल्कुल उतने ज्यादा लोग संक्रमण नहीं हो पाए, इसीलिए वहाँ पे अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों को इम्यूनिटी नहीं है वहाँ पे। तो जो भी है, ये अभी तो फिलहाल ये इम्पोर्टेंट है कि हम सभी अपने साथ मतलब प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखें। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने भी, जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी अभी कहा था कि 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त तक देश में जो है बच्चों के लिए टीका आ सकता है, तो थोड़ा और इंतजार कर लेते, टीका लगने के बाद से स्कूल खोलते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, आई थिंक हम लोगों को बच्चों को घर पे ही पढ़ाना कंटिन्यू रखना चाहिए। एक बार टीकाकरण शुरू हो जाए बच्चों का, तब वो स्कूल जा सकते हैं। बिकॉज ये सब अब हमें सभी को ये पता है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, वैक्सीन से सीवियरिटी ऑफ इलनेस डेफिनेटली कम हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव तो हो सकते हैं बट उनको सिम्टम्स नहीं है, वो कई बार एसिम्प्टोमेटिक या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो वैक्सीनेशन से ये फायदा जरूर होता है कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम हो जाती है। तो इसीलिए इवन बच्चों के लिए अगर उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फिर उनको स्कूल में भेजा जा सकता है। स्कूल में भेजा जा सकता है। लेकिन विकास यादव जी, आप शिक्षाविद के तौर पे आपको यह अंदाजा जरूर होगा कि बच्चों की पढ़ाई कितनी लॉस हुई है, और एक अभिभावक के तौर पे अगर मैं अगर एंकर से अलग हट के बात करूं तो मैं भी इस दर्द को समझता हूं कि किस तरह से पढ़ाई पर ऑनलाइन के नाम पर असर पड़ रहा है और बच्चे कैसे जो एक ट्रैक पे थे वो ट्रैक से अनट्रैक होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डर के बीच जी हाँ, ये नेहा जी बोलिए। मेरा भी 7 साल का बच्चा है जो दूसरी कक्षा में है और पिछले साल से वो यही ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। बट ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन वहाँ पे जो स्कूल में जाके पढ़ाई है वो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पे हमें सेफ्टी को चूज करना है, तो फिर पहले सेफ रहे, उसके बाद में ये जो हमारा लॉस है हम उसको हमेशा रिकवर कर सकते हैं। यानी बच्चे बचेंगे तभी पढ़ाई होगी। बिल्कुल जी।
बोलिए विकास यादव जी। खालिद हसन जी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ ना हर जगह का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हम टायर 1 सिटी में बैठ करके इन सब चीजों की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बच्चे को टेक केयर करने के लिए वो पेरेंट के पास वो समझ है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के साथ हमें अपने बच्चे को किस तरीके से एजुकेशन दिलवानी है। लेकिन हम टायर 2, टायर 3 सिटीज में जाएंगे जहां पर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, पेरेंट्स के पास मोबाइल फोन्स नहीं है। यहां तक कि आप बात करोगे तो मोबाइल फोन्स हैं तो बच्चों के को संभालने वाला कोई नहीं है। उन्होंने उनको मोबाइल फोन एक डिवाइस ला करके दे दी है। अब उसको पेरेंट को नहीं पता है इस डिवाइस को कैसे यूज कराना है। उसने अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन थमा दिया, उसको चलाना नहीं आता, वो गेम खेलता है। अब स्वाभाविक सी बात है, एक बच्चा पढ़ाई उतनी रुचिकर नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में उसकी क्लास जो स्कूल से आती है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं वो बन पाती। जुड़ तो जाता है लेकिन वो कैमरा ऑफ कर देता है, सर, साउंड ऑफ कर देता है और बाकी वो उसको मिनिमाइज करके गेम खेलता है। आपकी बात सही है, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर शालिनी यादव जी, स्वागत है आपका। मैम, इसके साथ ही सवाल यह भी है कि आज जिस तरह से जाखल में 2 सरकारी स्कूलों में 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 15 दिन नहीं हुआ अभी पूरी तरह से स्कूल खुले हुए, उसके बाद से ये मामले आ गए। अगर पूरे प्रदेश में अगर कोरोना के टेस्ट कराई जाए तो क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के डर के बीच स्कूल इतना जल्दी खोलना, आपको क्या लगता है, ये कदम सही है? देखिए, जैसे अभी एक हमारे साथी पैनलिस्ट कह रही थी कि जब तक कि बच्चे वैक्सीनेट नहीं हो जाएं, तब तक इस तरह के मैस स्केल खोल देना, और जब आपको पता है, ये पूरा अंदेशा है कि दुनिया भर में भी तीसरी 3rd वेव आ रही है, इंडिया में आ रही है, इंडिया में आने वाली ये कहा जा रहा है पहले, बिल्कुल, और इसके लिए आप तैयारी करके बैठे हैं। अभी तक भी आपके अपने कई जगह पे स्टैगर्ड लॉकडाउन्स चल रहे हैं, यानी हालात अभी तक पूरे कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चों के साथ इस तरह का जोखिम लेना मेरे ख्याल से कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। देखिए, हर कोई समझता है कि एजुकेशन का लॉस हुआ है। कई ऑनलाइन फैसिलिटीज या ऑनलाइन स्टडीज की वजह से बच्चों में कई तरह के एडिक्शंस भी डेवलप हुए हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी काफी इमर्ज हो रहे हैं आइसोलेशन वगैरह की वजह से। लेकिन सवाल सीधी सी बात ये होती है, जब आपके पास उस चीज का, उस बीमारी का तोड़ नहीं है, आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास, जब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन सबसे पहला स्टेप है, बाहर दूसरे देशों में आप जा रहे हैं, आपकी फ्लाइट्स हो रही हैं अगर, तो आप फ्लाइंग के लिए सबसे पहले देख रहे हैं कि वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, यानी क्या आपने वो प्रिकॉशन लिया है या नहीं लिया है, वरना आप दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं, जहां आप बच्चों के लिए स्कूल खोल दे रहे हैं बगैर इन पैरामीटर्स के बगैर, तो यानी आप आपके डिसीजंस में ये खुद एक बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टरी सा मैसेज जा रहा है, और आप हर वो चीज नजरअंदाज कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि दूसरों की जान बचाने के लिए जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इस तरह का ये ना एक बहुत नीजर्क या एक इम्पेशेंट सा रिएक्शन है। माना कि टियर 2 सिटीज में नहीं हो पा रहा है, या टियर 1 सिटीज के बच्चे ज्यादा कर पा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन का लॉस डेफिनेटली हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये पूरी दुनिया में, अब हमारे पास, मैं सीधी सी बात दोबारा उस पर आऊंगी कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कल को अगर ये वेव जो है, हम जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि इसी एज ग्रुप को हिट करेगी, बिल्कुल, तो आप क्यों उनके साथ ये खतरा मोल ले रहे हैं? सवाल यही है कि आखिर जब इस तरह के इशारे भी हैं और विशेषज्ञ भी यही बात कह रहे हैं, तो फिर इस तरह का रिस्क क्यों लिया जा रहा है? अभी हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या जो स्टडी कह रहे हैं कि बच्चों में संक्रमण तो होता है लेकिन उतना घातक नहीं होता जितना कि बड़ों में देखने को मिलता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता से 6 बच्चे संक्रमित मिले हैं। 100 बच्चों का वहां पर टेस्ट किया गया था, जिसमें से एक स्कूल में 100 और दूसरे में भी 100, और एक स्कूल से 3 बच्चे और दूसरे स्कूल से 3 बच्चे संक्रमित मिले, यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 3% के आसपास है। और लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 3rd वेव अगर आती है तो पढ़ाई कैसे होगी। और हमारे साथ सारे हमारे गेस्ट बने हुए हैं, सारे पैनलिस्ट बने हुए हैं। नेहा गुप्ता जी संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे मैम, जिस तरह से अभी हम लोगों ने इसको लेकर और अभी दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ये जो 6 बच्चे अभी संक्रमित हुए हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि अगर पूरे प्रदेश में अगर कराई जाए बच्चों को टेस्ट उनका कराया जाए कोरोना को लेकर, तो और भी हो सकता है कि स्थिति कुछ अलग निकले।
लेकिन जिस तरह से हमने अभी बात की कि बच्चों में संक्रमण का दर जरूर ज्यादा होता है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता है बच्चों के लिए, बच्चों को उतना वो चपेट में नहीं लेता जितना कि फ्लू से अफेक्ट होते हैं बच्चे। कई स्टडी में इस तरह की रिपोर्ट है। बिल्कुल सही है कि हाँ, बच्चों में उतना ज्यादा मतलब मोर्टालिटी या सीवियर इन्फेक्शन नहीं हुई एज कम्पेयर टू जो हम बड़ों में या 30 से 50 साल के वर्ग में इस बार हमने देखा। बट जो पोस्ट कोविड कॉम्पिटिशन है जैसे MIST, तो बहुत सारे बच्चे इस बार जिनको माइल्ड इन्फेक्शन हुए थे, उसके फिर 1 महीने बाद फिर वो बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन के साथ प्रस्तुत हुए ICU में। इनफैक्ट जो पीक के मतलब आप कह सकते हैं कि जून के महीने के दौरान पूरे पीडियाट्रिक ICU में सिर्फ MIST करके ही बहुत सारे बच्चे एडमिटेड थे, और ये बहुत डिफिकल्ट भी होता है डायग्नोज करना, और इसके लिए बहुत महंगी दवाइयाँ भी चलती है। तो लेकिन मैम मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था, जहां बच्चों में संक्रमण तो है लेकिन उनमें जो बचने का दर है वो 99.999% था। इसके अलावा 10 लाख बच्चों को संक्रमण हुआ, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों की जान गई। तो क्या अभिभावकों को इतना डरने की जरूरत है? जी देखिए, मेरे ख्याल से डेफिनेटली मोर्टालिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू एडल्ट, पर फिर भी ये है कि जिस तरह से किसी ने सेकेंड वेव के लिए भी अपेक्षा नहीं की थी कि एकदम से ही इतनी ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ेंगे और इतनी ज्यादा मतलब डेथ भी होंगी, तो उसी तरह से हमें डेफिनेटली सावधानी तो बरतनी ही है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है। सावधानी जरूरत है। लेकिन विकास जी, 170 देश दुनिया में ऐसा है जहां पे अभी भी स्कूल जो हैं वो बंद नहीं है, वहां स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि स्कूल भी चलता रहे, शिक्षा भी चलता रहे और कोरोना से भी लड़ते रहें? सर, आप अगर देखोगे तो हिंदुस्तान में जो ज्यादातर बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल अपने रिसोर्सेज खुद मैनेज करते हैं। अब होता क्या है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट तीसरे दिन नए कानून बना देती है। अब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इस बात का खतरा है कि उसका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बना रहेगा या वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारे टियर 3 जो टाइप C स्कूल्स हैं वो खत्म हो गए हैं या उन्होंने अपना कोई कोर काम देख लिया है। अब स्कूलों को ये डर लगने लग गया है क्या हम अपना स्कूल चला भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि पेरेंट उनकी फीस दे नहीं रहा है, वो या तो समर्थ नहीं या वो देना नहीं चाहता है। प्राइवेट स्कूलों को ये लगता है कि अब उनका जो SOPs आती हैं कि गवर्नमेंट को 50% बच्चों के साथ स्कूल में बच्चे बुलाने हैं, अब वो 50% की जगह चोरी चुपके वो पूरे बच्चों को बुला ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, उनमें तो हालत और बुरी है, पता नहीं वहां पर चीजें किस तरीके से हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हरियाणा की बात करूं तो आप स्कूलों का दौरा करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उस कैपेबल नहीं है कि वो बच्चों को कोविड फ्री बिहेवियर या इन्वायरमेंट वहां पर दे पाए। अब प्राइवेट स्कूलों की बात करता हूं, वो एक बस में बहुत ज्यादा बच्चे बैठा रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है, वो रोड टैक्स भर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स भर रहे हैं, इंश्योरेंस भर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी चीज में कोई भी छूट नहीं है। अगर गवर्नमेंट इन चीजों में स्कूलों को सपोर्ट करती है तो कुछ ऐसा सिस्टम जरूर बनाया जा सकता है स्कूल वालों को मिलकर के, क्योंकि उनको जब ये डर उनके दिमाग से निकल जाएगा ना, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि बच्चे बुलाएंगे तो स्कूल चलेगा, नहीं तो सब बच्चे भाग जाएंगे। उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डर है, और इस वजह से अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो ज्यादा बच्चों को कम रिसोर्सेज के साथ चीजों को चलाना चाह रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई एम फीलिंग, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है। अब सैलरी नहीं मिल पा रही है तो स्कूल ने टीचर्स को हटा दिया है। अब एक सेक्शन में जहां 25 बच्चा बैठता था वहां 40 बच्चा बैठा दिया उसने, ताकि उसके पैसे बच जाएं, उसके रिसोर्सेज कम लगे। तो गवर्नमेंट अगर ठीक तरीके से स्कूलों को खोलना चाहती है तो कहीं ना कहीं उसको स्कूलों की फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन राजदीप जी, अभिभावक संघ से हैं आप, सवाल यही है कि अभिभावक जो हैं वो तो पैसे भर रहे हैं, ऑनलाइन के नाम पर जो पढ़ाई है उसको लेकर सब जग जाहिर है, लेकिन एक डर बच्चों को लेकर भी है कि अगर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो खुदा न खास्ता उसको अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसको घर में कैसे रखेंगे, किस तरह से उसको आइसोलेट करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को अलग थलग रखना एक चुनौती है। ऐसे में अभिभावकों के मन में किस तरह का डर है?
जाहिर सी बात है, डर तो सभी के मन में है, पर दूसरा एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि कोरोना के बारे में कुछ भी अभी ऐसा सच कहा नहीं जा सकता कि बच्चों में इफेक्ट कम है, क्योंकि ये म्यूटेट हो रहा है। उस हिसाब से अभी पता नहीं कि नया जो वेरिएंट आए वो क्या रिएक्ट करेगा। अभी जैसे केरला में आपने स्टार्टिंग में प्रोग्राम के बताया कि मोर देन 50% ऑफ द टोटल केसेस आर इन केरला, तो ये कह नहीं सकते कि अभी बच्चों में, क्योंकि उतने लेवल पे फैला नहीं है या उतनी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। हाँ, अगर बच्चों में होता है तो बच्चों से एक जो बड़ा कोई घर में है वो जो एक बिहेवियर मेंटेन कर सकता है, बच्चों से उस टाइप का मेंटेन कर पाना या उनको उस तरीके से रख पाना, जो दूसरी तीसरी क्लास में बच्चा है, लेट से अभी ये खोल देते हैं पूरे स्कूल या 5वीं 6ठी में, तो बच्चे चंचल होते हैं, उनको आप कहाँ तक मतलब एक उसमें आइसोलेशन में रख पाएंगे, ये भी एक चुनौती रहेगी। बट जाहिर सी बात है कि स्कूल ना खुलना भी, जैसा भी बीच में प्रोग्राम में डिस्कस हुआ है कि बच्चे रादर देन पढ़ाई के वो गेम्स में चले जाते हैं, तो पेरेंट्स भी, कोई जॉब करता है, मदर घर में काम करती है, तो वो उसके ऊपर बैठ के तो देख नहीं सकते कि बच्चा क्या कर रहा है। 4 घंटे क्लासेस चलती हैं, वो 15 मिनट क्लासें लेता है, तो बड़ा ही मुश्किल है। शालिनी यादव जी ये जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब स्कूल खोला जा रहा था प्रदेश में, तब सरकार की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस जारी किया गया कि नियमों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन स्कूल खुला उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई, स्पेशल हरियाणा न्यूज ने स्कूल में जाके ये कवर किया और उसमें दिखाया कि किस तरह से नियम की धज्जियां यहाँ उड़ाई जा रही है। एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ रहे हैं, 2 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें भी बगैर मास्क के क्लोज होकर बैठ रहे हैं और टीचर बगैर मास्क के है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है? और इसके अलावा एक और बात कि 50% बच्चों को बुलाने की बात हुई थी, कई स्कूलों में हमने देखा कि कैपेसिटी से ज्यादा लोग आए और टीचर का तर्क यह था कि आ गए तो अब इनको कैसे भेजें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ यही है कि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, और जहाँ नियमों का पालन नहीं किया जाएगा वहाँ पे हम बच्चों के साथ जो रिस्क है उसको हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बच्चे मास्क नहीं पहनते हैं, बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? वो स्कूल वालों की बनती है, जो वहाँ पे एडल्ट्स हैं उनकी बनती है। और अगर स्कूल वाले इसमें अपने फाइनेंशियल नफा नुकसान पे ज्यादा जा रहे हैं, ये भी बात सच है कि काफी स्कूल्स बंद हो गए हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं इस फेज के लिए। तो जो बाकी है, अगर वो अपने एक ये जो फियर साइकोसिस है कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा, बच्चे चले जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे वापस आएंगे जब स्कूल खुलेगा। वो ये जो एक ट्रांजिशन फेज है जहाँ पे हम जनरली देख रहे हैं इकोनॉमी के हर किसी चीज में, आप देखिए हर कोई अपनी कटौती कर रहा है फाइनेंशियल, हर कोई इस फेज से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसमें सिर्फ जिंदा या सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो स्कूल्स को भी वो एक एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा कि ये एक आपका सर्वाइवल फेज है, ये आपका थ्राइविंग का फेज नहीं है। कि आप इस वक्त शायद अगर आप सिर्फ मुनाफे पे फोकस करेंगे तो आप बच्चों के जान के साथ बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके ऊपर जो एक विश्वास है अभिभावकों का वो भी कम होगा। और तीसरी चीज देखिए, ये जो बात कही जा रही है बहुत सही है कि इस वक्त जो म्यूटेट कर रहा है, नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, वो किस तरह का म्यूटेंट आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने यूके की स्टडी में हमने देखा कि वहां पे बच्चों में 99.999% सर्वाइवल रेट है, लेकिन आप क्या कंपेयर कर रहे हैं? आप यूके के मेडिकल फैसिलिटीज देखिए वर्सेस इंडिया की मेडिकल फैसिलिटीज देखिए। क्या अगर मैसिव स्केल पे ये फैल गया तो क्या हमारे पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है? हमने देखा है पहले ही राउंड में जब सेकेंड वेव में कितनी मुश्किल से हम लोग इस फेज से निकले हैं। दूसरी चीज ये है कि ये बच्चे घर आएंगे, ये घर में भी तो आएंगे, ये सिर्फ बच्चों तक थोड़ी लिमिटेड रहेगा। तो अगर बच्चे कांटेक्ट करेंगे तो वापस फिर एडल्ट्स में आएगा, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप फिर वो 99.99% सर्वाइवल रेट वाला लॉजिक देंगे? तो आप ये एक तरीके से ना आप एक कीड़ा छोड़ रहे हैं जो बढ़ता चला जाएगा, वो फैलता चला जाएगा, मैग्नीफाई होता चला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम स्वागत है आपका। और इसके साथ ही सवाल यह है कि आज प्रदेश के अगर बात करें तो जाखल में 2 ऐसे सरकारी स्कूल में बच्चे मिले हैं जो वहां पर 6 बच्चे संक्रमित मिले हैं, एक स्कूल से 3 और एक स्कूल से 3। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से थर्ड वेव में बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव होने की बात कही जा रही है, उस बीच स्कूल को खोलना कोई जल्दबाजी में कदम उठाया गया है?
देखिए, कई बार हम लोग चर्चा आपके पटल पर इसके बारे में कर चुके हैं और कई बार हम लोगों ने ये बात एज अ डॉक्टर भी बोली है, सरकार से अपील भी करी है कि इस तरह का कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो कितने तैयार हैं। जिस तरह की अभी शालिनी जी भी बात कर रही थी, सबसे देखिए बहुत आसान है अभिभावकों के ऊपर ये निर्णय छोड़ना कि वो बच्चे भेजें या नहीं भेजें, लेकिन सरकार का ये निर्णय होना चाहिए कि वो जब स्कूल खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या उन्होंने वहां के टीचर्स और कर्मचारी जो हैं उनको वैक्सीन दी है, क्या वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पॉजिटिविटी रेट जो है वो पहले ही उस एरिया का कम हो चुका है तब वो स्कूल खोल रहे हैं, किस तरह से वो वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि संक्रमण और बच्चों में ज्यादा ना फैले। अगर शुरुआती लक्षण किसी बच्चे में दिखाई देते हैं या संक्रमण किसी में मिलता है तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सरकार को ध्यान देना होगा कि अगर बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव आ जाए तो हम उन्हें कहाँ स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो ये सब चीजें जब तक सरकार सुनिश्चित नहीं कर लेती तब तक सरकार को केवल जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके दबाव में आकर के ये डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि हमें स्कूल खोल देना चाहिए। सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दामोदार आ जाता है कि क्योंकि जो पूरी प्रजा है वो उसके हित उन्हीं को देखना है। तो ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखने का पूरा जो दामोदार है वो सरकार के ऊपर ही है। और देखिए, आज की तारीख में कोई भी ये नहीं दावा कर सकता है कि हम कोरोना वायरस को पूरी तरह से समझ गए हैं या अच्छे से समझ गए हैं। आज जरूर हम ये बात बोल रहे हैं कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम है, बच्चों में होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन कल को कोई नया म्यूटेंट या नया वायरस जो है उभर करके सामने आ सकता है जो बच्चों को ज्यादा पीड़ित करे। तो हमें तैयार रहने की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। देखिए, अभी महाराष्ट्र में भी शोलापुर में 613 बच्चे मेरे ख्याल से पॉजिटिव आए हैं, वहां पर भी। वहीं इंडोनेशिया में देखिए सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो रही है कोरोना से। तो अभी कोरोना एक ऐसी पहेली है जो पूरी तरह से सुलझी नहीं है, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के संभल करके कदम उठाने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से जहां जहां पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, जहां हमने टीकाकरण का बहुत अच्छा एक लेवल अचीव कर लिया है, वहीं हमें ये सोचना चाहिए कि हम स्कूल खोलें और खोल करके देखें कि कुछ दिन खोल करके देखें कि क्या संक्रमण इससे और ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा, किस तरह से हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके वहां पे संक्रमण को जो है लगातार सर्विलांस कर सकते हैं कि संक्रमण इस एरिया में बढ़ तो नहीं रहा है। तो क्योंकि देखिए, जितने और बाकी संसाधन है आपके, अगर आप मॉल खोल रहे हैं, स्टेडियम खोल रहे हैं, तरह तरह के और जितनी भी अनुष्ठान है जिनको आप खोल रहे हैं, उनसे स्कूल बहुत फर्क है। उस कैटेगरी में हम स्कूल को नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों के जीवन की बात आती है। इसलिए बहुत ज्यादा सचेत रहने की सरकार को जरूरत होगी और सोच समझ के ये डिसीजन लेने की जरूरत होगी कि हम किस तरह से कब कहाँ कौन सा स्कूल खोले, ना कि ये सोचे कि पूरे प्रदेश का स्कूल खोल देते हैं, हर जगह खोल देते हैं। ये अप्रोच बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है और बच्चों की जिंदगी के ऊपर बात बनकर आ सकती है। इसलिए सरकार को मेरे ख्याल से बहुत ग्रेडेड अप्रोच लेने की जरूरत है और सोच समझ के स्कूल खोलने की। लेकिन सवाल यह भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो अभी नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक वैक्सीन आने की उम्मीद है बच्चों को लेकर। डॉक्टर गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि अगस्त सितंबर तक बच्चों पर जो कोवैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा और इंतजार कर लेते, सरकार क्यों ना इंतजार कर लेती, ये खतरा मोलने की जरूरत क्या है? देखिए, पहली बात तो खैर हमें ये समझनी होगी कि अगर हम सितंबर में, तो ये मान के चलिए कि जो है घोषणा होगी इसकी, उसके बाद वो कब तक बच्चों तक पहुंचेगी ये भी अभी एक बड़ा सवाल है और इसमें वक्त लगेगा। ये वाजिब सी बात है क्योंकि 1/3 भारत की जो जनता है वो हमारे बच्चे ही हैं। 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं वही हैं। तो ये भी संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है, ये भी एक काफी बड़ी संख्या है और वहां तक वैक्सीन को पहुंचाना ये भी 6-7 महीने का पूरा कार्यक्रम है। ये 1 महीने में या 15 दिन में हो जाने वाली बात नहीं है। इसलिए ये तो जरूर है कि बच्चों के ऊपर जिस तरह से मानसिक प्रभाव पड़ रहा है इस पूरी स्थिति का और जिस तरह से उनकी शिक्षा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, सरकार को कभी ना कभी ये धीरे धीरे डिसीजन तो लेने होंगे। शायद बच्चों को वैक्सीन देने से पहले ही ये डिसीजन लेना पड़े, ये संभावनाएं आएंगी क्योंकि आने वाले और 7-8 महीने अभी इंतजार स्कूलों के लिए करना बहुत नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन जरूर सरकार को ग्रेडेड अप्रोच लेने की जरूरत है कि जहां भी आपको लग रहा है कि सेफ है, वहां का आड नॉट नंबर जो है वो सेफ जोन
जोन में 1 से नीचे चल रहा है, पॉजिटिविटी रेट जो है बहुत कम हो गया है, वहां संक्रमण नहीं फैल रहा है, उन जगहों में ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या अगर हम स्कूल खोलते हैं तो उससे संक्रमण तो नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा, स्कूलों की जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी कि वहां पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, या वहां पर जो है लापरवाहियां हो रही है जिससे कि संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो बहुत ज्यादा मुस्तैद रहकर, और इसको एक अलग, मुझे लगता है कि पूरा जो लेंस है देखने का वो बहुत अलग होना चाहिए स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, और उसको लगाते हुए तभी ये निर्णय सरकार ले, और जहां जहां खोले वहां भी हर तीसरे चौथे दिन जो है एक चेकिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होगी, ताकि ये संक्रमण बाद में बम बन के विस्फोट ना हो और हम पहले ही इसको रोक सकें और बच्चों को बचा सकें, स्थिति भयावह ना हो। विकास यादव जी। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी से कहीं ना कहीं संतुष्ट हूं। स्कूलों को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट दिलवानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज को लगातार मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि क्या होगा कि मान लो कि पेरेंट ने तो बच्चे को भेज दिया, अब स्कूल कुछ कर नहीं सकता। आजकल जो अब थर्मामीटर्स देख रहे हैं जिनसे बच्चे का टेम्परेचर चेक हो रहा है, वो भी सही नहीं बताता है। कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, उससे बच्चे भी चले जाते हैं, क्योंकि जिसका टेम्परेचर नहीं होता है उसको दिखा देता है, जिसका होता है उसको नहीं दिखाता है, तो बच्चे अंदर घुस गए। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जो आजकल मार्केट में आ गई है वो स्कूलों को प्रोवाइड कराए जाए, और रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे, अगर स्कूल खोलने ही है तो रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे उन बच्चों के टेस्ट हों, ताकि हम अवेयर रहें, स्कूल अवेयर रहे कि कितने बच्चे हमारे संक्रमण की स्थिति में हैं या नहीं है, ताकि उनके लिए समय से उपचार किया जाए या उन बच्चों को आइसोलेट किया जाए। समय से उपचार किया जाए, उन बच्चों को आइसोलेट किया जा सके। राजदीप जी, एक अभिभावक के तौर पे अभिभावक संघ क्या सोचता है? बच्चों को तो वो भेज देता है स्कूल के हवाले, और बच्चे अगर वहां से संक्रमित होकर आएंगे तो फिर इसका प्रभाव कितना पड़ेगा घर पे? सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अभिभावक की ये जिम्मेदारी भी है कि ना सिर्फ हम ये डरें कि स्कूल में भेजने से ही रिस्क ज़्यादा है। अभी आजकल आप देखेंगे मॉल्स वगैरह खुले हुए हैं या जहाँ पे भी मार्केट्स खुले हुई हैं, तो अभिभावकों को एक तो बच्चों को जितना मिनिमम हो सके वहाँ अवॉइड करें बच्चों को ले जाना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कह नहीं सकते कौन कहाँ से आया है, किसने कहाँ पे क्या कुछ है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, तो एक तो वहाँ से हम थोड़ा सा अवॉइड करें फॉर द टाइम बीइंग। वो जो सेफ्टी प्रिकॉशन हमने एक बार लेना स्टार्ट किया था उनको कंटिन्यू करें। दूसरा, स्कूल में भी पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि हम बच्चों को एटलीस्ट पूरा ना बुला करके अल्टरनेट डेज पे बुला लें, जैसे कि किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 25 को एक दिन बुला लें, 25 को एक दिन बुला लें, एक दिन वो उनको या तो घर का काम ऐसा कुछ दे दें कि भाई आप राजदीप जी, यही तो मैनेज नहीं हो रहा है बहुत से स्कूलों ये तो करना पड़ेगा सर, यही मैनेज नहीं हो रहा है। ये तो एक स्टेप तो लेना पड़ेगा, अगर हमें एक रिस्क भी है एट ए टाइम, क्योंकि जैसे मैडम भी बता रहे थे कि म्यूटेट भी हो रहा है ये, तो उस रिस्क में जो अभिभावक कर सकते हैं उनको करना चाहिए, जो स्कूल के मतलब मैनेजमेंट कर सकते हैं उनको भी वो स्टेप लेना चाहिए। लेकिन शालिनी यादव जी, बच्चों की पढ़ाई की बहुत ही लॉस हो रही है, 1.5 साल से स्कूल बंद है, और ऐसे में देख रहे हैं कि बच्चे कैसे पढ़ाई के ट्रैक से अनट्रैक हो रहे हैं, ऐसे में अभिभावक क्या करें? देखिए, एक्चुअली सबसे बड़ी मुश्किल तो अभिभावकों की ही है, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है, लोग अपने जॉब्स को लेके चिंतित हैं, लोन्स हैं उनके, जनरली हर जगह हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन आ रहा है, लोगों के फाइनेंसेस कम हो रहे हैं, उस सब के साथ साथ उनको बच्चों की पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ रहा है। वो काम जो नॉर्मली बच्चे जब स्कूल चले जाते थे, जो टीचर्स करते हैं, होमवर्क कराना, वो सारा प्रेशर अभिभावकों के ऊपर आ रहा है। ऊपर से ये एक बहुत बड़ा फैसला बहुत क्या इसमें मैम, बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जिसमें अगर हस्बैंड पढ़ा लिखा है तो वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, वाइफ पढ़ी लिखी है तो हस्बैंड नहीं पढ़ा लिखा है, बहुत से ऐसे फैमिली है, उसमें काफी चुनौतियां आ रही हैं, उसको वो कैसे मैनेज करें? देखिए, चुनौतियां तो आ रही हैं, सिचुएशन भी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम किसी भी चीज़ को एक 360 डिग्री व्यू लेके एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। थर्ड वेव आनी है, ये आज की बात नहीं है, इसका हमें बहुत पहले से पता था। क्या हमने इसकी तैयारी की? अगर हमने लॉकडाउन्स किए, अगर हमें UN भी पहले बता चुकी थी और ये कहा जा रहा है हर साल आएगा, ये
हर साल आएगा। तो हर साल यही चुनौती आएगी। नहीं, आपने कहा हम वैक्सीनेशन की वेट करेंगे। क्या आप सिर्फ वैक्सीनेशन के भरोसे बैठे हैं? आपको पता है कि आपके ऑनलाइन सिस्टम्स जो हैं उससे जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं, चाहे बच्चों के एडिक्शंस हैं, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उनको एक्सेस नहीं हो पा रही हैं, या पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें अब काफी लंबे टाइम से चल रही हैं। इसको लेके क्या आपके पास कोई पॉलिसी इनिशिएटिव है? क्या आपने एजुकेशनिस्ट्स को बुलाया है? क्या सरकार आपके साथ बैठी है? क्या आप इन चीजों को लेके सीरियस हैं? क्या आपके बोर्ड सीरियस हैं? अगर आप देखें तो बोर्ड्स तक लास्ट मिनट तक फैसला नहीं कर पाते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे कराएंगे। तो एक थोड़ा सा एक दूरगामी अप्रोच लेने की, एक विजन स्टेटमेंट, एक विजन होने की जरूरत है कि देखिए बहुत लंबा चल चुका है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इमर्ज हो रही हैं, बैठिए, बात करिए। एजुकेशनिस्ट्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, आईटी प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, इन सबको साथ काम करने की जरूरत है। आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत मिसमैनेज्ड अफेयर है। हर किसी को छोड़ दिया गया है कि आप अपने अपने फैसले खुद लीजिए। अभिभावक अपने फैसले खुद लें, स्कूल अपने फैसले खुद लें, सरकार अपना फैसला खुद ले रही है, और किसी में भी कहीं पे भी जो है ना एक मिलके चलने की, जो साथ मिलके चलने वाला जो रास्ता है वो नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, स्वाति जी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। स्वाति जी, सवाल यह है कि बच्चे के जो माता पिता हैं बच्चों का, वो करें क्या? सवाल यह भी है कि ये जो जिस तरह से कोरोना के लक्षण हैं, जस्ट लाइक एक फ्लू टाइप से हैं, एक तरह से वायरल फीवर, वायरल समझिए, वायरल टाइप से है, ऐसे में कैसे वो बचाव कर पाएंगे, कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि उनका बच्चा कोरोना से पीड़ित है या वायरल है? क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खास तौर से अभी का जैसा मौसम चल रहा है, इसमें ज्यादातर बच्चों को नजला, जुकाम, बुखार, ये सर दर्द, ये सब परेशानियां होती ही रहती। लेकिन जब तक हम लोग महामारी में होते हैं तब तक हम ये मान करके चलते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि कोरोना के लक्षण भी बिल्कुल मिलते जुलते ही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि वो आपके बच्चे की जो स्थिति है उसको और बेहतर समझ सके और आपको क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है ये भी समझा सके। और बच्चे को भी कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करने से मतलब ये है कि अगर छोटा बच्चा है तो घर के या तो फादर या मदर जो भी एक जना सुनिश्चित कर लें कि कौन उसकी केयर करने वाला है, ताकि वही एक ही व्यक्ति उसके संपर्क में रहे, बच्चे के संपर्क में रहे। और परिवार में अगर और बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन सबको आपको उनसे अलग करने की जरूरत डेफिनेटली होगी। उसके बाद जैसे जैसे डॉक्टर आपको बताएंगे आप टेस्ट करा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये एक तरीका है खास तौर से उन लोगों के लिए जहां पॉजिटिव आ रहे हैं या जहां बच्चों को लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो कि कोरोना जैसे हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ स्टेप्स हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं। खास तौर से हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों को अच्छी डाइट दें, उनको हम जो मौसम के फल आते हैं, सब्जी आते हैं, उनका सेवन करना सिखाएं। बच्चों को हाइजीन के बारे में सिखाएं कि कैसे हमें कुछ भी खाने पीने से पहले या मुंह पर हाथ लगाने से पहले अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए। बच्चों को आप लंग एक्सरसाइजेस सिखाइए, जिसके लिए भी बहुत आसान तरीका है कि बच्चे गुब्बारा फुलाएं घर में, बच्चे जो है टम्बलर में पानी भर के स्ट्रॉ से बुलबुले उठा सकते हैं, मोमबत्तियां जलाकर 1 फीट दूर रखिए, उनको बुझा सकते हैं। इससे बच्चों को इसमें रुचि भी आती है और साथ साथ उनके जो है एक लंग एक्सरसाइजेस भी हो जाती है, जिससे कि उनका इम्यूनिटी लेवल बेटर होता है और संक्रमित होने की संभावनाएं कम हो जाती है। वहीं अभिभावकों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो टीकाकरण लेते हैं तो उससे भी इनडायरेक्टली बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं। तो अभी भी बहुत सारे लोगों में जो एक वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो अभी भी मन में संशय है वैक्सीन को लेकर के, उसको आपको जल्द से जल्द दूर करके खुद वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। परिवार के जितने भी लोग इस वक्त वैक्सीन लगवा सकते हैं 18 साल के ऊपर, उन सबको लगवानी चाहिए, ताकि बच्चों के चारों तरफ भी एक सुरक्षा घेरा ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाए। वहीं अगर आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो उसे सही तरीके से मास्क लगाना, अपने हाथों की हाइजीन का ध्यान रखना, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को हल्का बुखार है या नजला है तो आपको बच्चे को तब घर पर ही रखना चाहिए। बहुत सारे अभिभावक ऐसा करते हैं कि बच्चे को तब भी स्कूल भेज देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे में आप बाकी बच्चों को भी रिस्क पर डालते हैं और आपके बच्चे की तबीयत भी और खराब होती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो जरूर हर पेरेंट को इस वक्त विजिलेंट होकर के उठाने चाहिए। और जैसे अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, वो बहुत सही बात है कि एक तरफ हम बच्चों को मॉल भी लेकर जा रहे हैं, सिनेमा घर भी लेके जाएंगे, हम उनको शादी ब्याह में भी ले जाएंगे, घुमाने भी ले जाएंगे, लेकिन
स्कूल जब की बात आती है तो फिर हम दूसरी तरह से सोचने लगते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को आज वहां भी ले जाने से रुके। बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल अभी कोविड की लहर खत्म नहीं हुई है और संक्रमण का खतरा सावधानी बहुत जरूरी भी है। उतना ही है, बिल्कुल बिल्कुल ही है। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सावधानी बहुत जरूरी है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि थर्ड वेव आई, कैसे होगी पढ़ाई, ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जाखल में 2 स्कूल ऐसे मिले हैं जहां पर 6 बच्चे संक्रमित मिले हैं। ऐसे में अभिभावकों का डर भी बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि पढ़ाई, अगर कैसे बच्चों की जो पढ़ाई है वो कैसे उसको ठीक किया जाए, और साथ ही जब तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में क्या ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।